अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम आज की न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज सबसे बड़ी न्यूज़ जो चल रही है पाकिस्तान में वो यही है कि जी जनाब हमारे डीजीआईएसआई यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब और उनके साथ डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को बुलाकर उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग दी है, जिसमें उन्होंने जो हमारे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के और सीनियर जर्नलिस्ट और टीवी एंकर अरशद शरीफ साहब का जो मर्डर हुआ है कीनिया में, नैरोबी में, वहाँ के लिए बात की उन्होंने और उन्होंने यही कहा कि उस पे इन्वेस्टिगेशन होगी और उससे पहले तरह-तरह की बातें करना या फिर ये कि इदारे के खिलाफ उँगली उठाना ठीक नहीं है। उन्होंने इमरान खान के तरफ भी इशारा किया और कहा कि ये सब कुछ भी ठीक नहीं है जो खान साहब यानी करते रहते हैं कि कभी मीर जाफ़र, मीर सादिक और कभी जानवर बोल देना। वो तो आप जानते ही हैं कि किसको कह रहे थे कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं और इस किस्म के अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए, उसके ऊपर भी उन्होंने तनकीद की और उनका कहना था कि इस तरह की बातें नहीं कहना चाहिए। साथ-साथ बाबर इफ्तिखार जो कि डीजीआईएसपीआर है, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान आर्मी से बहुत गलतियाँ हुई हैं और हम अपनी गलतियों को मानते हैं, लेकिन साथ-साथ 20 साल से हम अपनी उन्हीं गलतियों को अपने खून से धो भी रहे हैं। और लोगों का क्रिटिसाइज़ करना जो है वो ठीक है, उसको वो वेलकम करते हैं और लेकिन इससे ये कि इदारे को और वो ठीक करने की कोशिश करेंगे, उसको और मज़बूत करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने साथ ये भी कहा, पाकिस्तान को बाहर की तरफ से यानी कि बैरूनी ताकत की तरफ से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। यानी कि उनका कहना ये था कि पाकिस्तान की तरफ कोई भी कंट्री जो पाकिस्तान के जिनसे बॉर्डर लगते हैं या नहीं भी लगते बॉर्डर अगर, तो वो पाकिस्तान को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने या अटैक करने के लिए नहीं सोच रहे और ना ही ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान को अंदर से खतरा है। पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि उनसे ज़रूर पाकिस्तान को खतरा है और उनका इशारा पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ ही था और अब देखते हैं कि वो आगे इस चीज़ को कैसे लेके चलते हैं। उनका ये भी कहना था कि इमरान खान साहब अगर ये समझते हैं कि जो आर्मी चीफ है यानी कि बाजवा साहब को अगर वो समझते हैं कि वो गद्दार हैं, ट्रेटर हैं, तो फिर उनको वो एक्सटेंशंस क्यों देते रहे और उनसे दोबारा क्यों कहा कि आप फिर एक्सटेंशन ले लीजिए और एक बार फिर उनका जो एक उनकी जॉब की जो ड्यूरेशन है वो दोबारा बढ़ाने की बात इमरान खान ने क्यों कही। साथ-साथ उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि जो हमेशा कहा जाता है आर्मी की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हमेशा से कहा जाता है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी आर्मी, आर्मी ने अपने आप को पॉलिटिक्स से अलग कर लिया है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बात की जो कम से कम मुझे तो समझ में नहीं आई, आप लोगों को समझ आए तो बताइएगा और वो ये कि उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान आर्मी जो है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट जो है, वो एक पॉलिटिकल विंग बना रही है और इस पॉलिटिकल विंग की क्या वजह है और क्या ज़रूरत है, ये तो उन्होंने ख़ैर इतना डिटेल से नहीं बताया लेकिन सोचने वाली बात ये है कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारा पॉलिटिक्स में कोई लेना-देना नहीं है, हम पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे और हम हमारा काम जो है वो सिर्फ़ सरहदों की हिफाज़त करना है और हम अपने अपने काम से काम रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल विंग बनाई जा रही है और उसकी आज अनाउंसमेंट भी कर दी गई है कि जी हम एक पॉलिटिकल विंग बनाने जा रहे हैं। मतलब ये कि ये क्या बात हुई? या तो आप पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पॉलिटिक्स के लिए जो है वो पॉलिटिकल विंग भी बना रहे हैं। मतलब ये 2 चीज़ें एक साथ तो नहीं हो सकती ना सर, या फिर शायद मुझे ही समझ नहीं आ रही होगी, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा क्योंकि आप लोगों की बातें कभी-कभी मेरी समझ से नहीं आती, मेरे सर के ऊपर से निकल जाती हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से कोई लेना-देना नहीं है, पॉलिटिक्स में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स में जो करना है, वो जो सिविलियन गवर्नमेंट है वही डिसाइड करेगी, वही करेगी, तो फिर आर्मी जो है वो पॉलिटिकल विंग क्यों बना रही है? और क्या बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसा होता है कि पॉलिटिकल विंग बनाई जाती है? मेरा ख़्याल है कि मुझे यहाँ से टॉपिक
चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं, कल हमने आपको न्यूज़ दी थी, बिल्कुल, बिल्कुल जी, फैसल वाउडा साहब की। और फैसल वाउडा साहब ने एक बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, उसमें उनको जो है ऐसा लग रहा है कि लोगों की जानें जा सकती हैं, वहाँ पे कोई मारकाट हो सकती है, कोई इस किस्म की बातें उन्होंने की थी। साथ-साथ उन्होंने कहा था कि जो अरशद शरीफ साहब हैं, उनके उनकी शहादत में और उनकी मर्डर में जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं है, और उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट के साथ अरशद शरीफ साहब के बहुत अच्छे टर्म्स से। ये सारी बातें की, जो कि इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे बिल्कुल उलट थी। और उसके बाद ज़ाहिर है क्या सोचा था फैसल वाउडा साहब ने कि ज़ाहिर है कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। सरदार ने ऐसा कुछ नहीं किया। सरदार ने किया क्या कि सरदार ने सबसे पहले तो फैसल वाउडा साहब को पार्टी से निकाल दिया। जी हाँ, ये नोटिफ़िकेशन है जिसमें कि ये बताया गया है कि फैसल वाउडा साहब का अब पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। ये शो कॉज़ नोटिस उन्हें दिया गया है, उनसे कहा गया है जी आप आइए और आके बताइए कि जो कुछ आपने कल भाषण दिया, लाइव कवरेज में आप बैठे और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसको कि ना सिर्फ सारे टीवी चैनल से बल्कि पीटीवी तक ने लाइव दिखाया। तो उसके बारे में आप थोड़ा-सा बताइए कि क्या चल रहा है, और कैसे आप हमें ये भी बताइए कि आपने सब बातें क्यों की, किसके इजाज़त से की, और पार्टी से बिल्कुल अलग किस्म का स्टेटमेंट क्यों दिया। लेकिन साथ-साथ उन्होंने ये भी किया है कि जी फैसल वावड़ा साहब को जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया। यार ये वैसे बड़ा अच्छा काम किया। मैं खुद भी व्हाट्सएप ग्रुप से बड़ी तंग हो चुकी हूँ, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर डाल देना, मैं खुद ही बाहर आ जाती हूँ। इसलिए कि उधर आपको कुछ देखना हो, ना देखना हो, खटाखट, 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 खटाखट मैसेजेस आते रहते हैं। तो ये तो खैर अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन खैर हो सकता है वाडवा साहब को पसंद हो। तो फैसल वाउडा साहब को पीटीआई ने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे भी निकाल दिया है, और अब उन्हें कहा गया है कि आइए और आके बताइए कि जो भाषण आपने कल दिया था, उसका क्या मकसद था, और आपने ये पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट किया है। इस किस्म की बातें तो साथ-साथ चल रही हैं, लेकिन उसके साथ-साथ जी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दोनों की, यानी कि डीजीआईएसपीआर और डीजीआईएसआई की, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रही है। और इसके ऊपर भी अब मज़ीद जो है लोग बात करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं उन्होंने इसमें हाइलाइट की। ख़ास तौर पे जो है मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन किए गए अरशद शरीफ साहब के मर्डर को लेकर, और उसमें उनका यही कहना था कि उसके लिए जो है सलमान इकबाल, जो कि एआरवाई के ओनर हैं, उनको भी बुलाना चाहिए और देखना चाहिए कि उनका कॉन्टैक्ट था अरशद शरीफ साहब से या नहीं था, और उनके किससे कॉन्टैक्ट थे और क्या कुछ हुआ है। साथ ही यहाँ से एक कमेटी भी बनाकर भेजी जाएगी, और कीनिया, और वहाँ पे भी वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे लोग कि आखिर क्या हुआ था, असल मामला क्या था। लेकिन खैर आज तक किसी का तो पता लगा नहीं है, तो इसलिए लग यही रहा है कि ये बात भी कहीं इधर-उधर हो जाएगी और इधर तक भी लोग नहीं पहुँच पाएँगे कि आखिर में अ, क्या वजह बनी और किस तरह से, क्यों और किस लिए, किन लोगों ने अरशद शरीफ साहब की जान ली। खैर आगे हम बढ़ते हैं, और हम आपको ये भी बता दें कि लोगों के, खास तौर पे पीटीआई के लोगों के जो मुँह हैं, वो काफ़ी लटक गए हैं, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। जैसे फवाद चौधरी साहब को देख लीजिए, और इसी तरह से बाकी लोग भी जो हैं, काफ़ी उनके जो है वो परेशानी साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों डीजीआईएसपीआर और डीजीआईएसआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद के हालात जो हैं, वो इमरान खान के हक में जाते हुए नज़र नहीं आते। इमरान खान ने साथ-साथ ये भी अनाउंस किया है कि जी वो फ्राइडे को लॉन्ग मार्च के लिए लाहौर से निकलेंगे और इस्लामाबाद पहुँचेंगे। उसके लिए भी कहा गया है कि ये इजाज़त है, हर सिटीज़न को या हर पॉलिटिकल पार्टी को इजाज़त है कि वो कोई लॉन्ग मार्च कर सकती है, प्रोटेस्ट कर सकती है। तो इसलिए इमरान खान साहब को भी ना तो रोका जाएगा, ना ही टोका जाएगा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों की सिक्योरिटी का ज़रूर ख़्याल रखा जाएगा। ये बात भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। साथ-साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि एक बार फिर गवर्नमेंट ने जो है वो मंजूर पश्तीन साहब को अरेस्ट कर लिया है, और किस जुर्म में किया है, ज़ाहिर है कि उनके लिए यही जुर्म उनके लिए काफ़ी है कि वो स्टेटमेंट्स देते हैं। इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट भी साथ-साथ चल रहा है, जिसमें इमरान खान साहब का कहना है कि जी मैंने अरशद शरीफ से कहा कि मुल्क से बाहर चले जाओ। अब ये बात भी चेक की जा रही है कि आखिर अरशद शरीफ साहब को किसने कहा था
کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں اور پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ ہے. ان کو دبئی جانے کو کس نے کہا اور وہاں سے ان کو کینیا کس نے کہا کہ وہ وہاں پر پہنچے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کڑیاں ملائی جا رہی ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بات پہنچتی ہے اور کہاں تک لوگ جو ہے اس کو سولو کر پاتے ہیں اس کیس کو. ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ. پہلی دفعہ نہیں مانا، پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے انفارمیشن ہے، جس طرح مجھے انفارمیشن اپنے اوپر تھی کہ مجھے بھی وہ 4 کرنے کا. میں نے اس کو بتایا. تو وہ جب ملک چھوڑ کے گیا، کسی اور ملک میں کوئی پلاننگ ہوئی ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اس کی زندگی خطرے میں اور ارشد شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ بھی سوال جنم لیتا ہے کہ کسی اور ملک کا کیا تعلق؟ اس نے تو پروگرام کسی اور حوالے سے کیے ہیں. یہ اطلاعات آ رہی ہے اور یہ خبریں گردش کر رہی ہے کہ کسی کو ہائر کیا گیا ہے. اور کس نے ہائر کیا ہے؟ اب یہ سوال موجود ہے. کسی اور ملک میں ارشد شریف کو ٹارگٹ بنانے کے لیے پاکستان سے کسی نے کسی کو ہائر کیا ہے. ارشد شریف کو سازشیوں نے ڈرایا، بتایا، مجبور کیا، اور وہ شخصیت ہیں جن کو بلیو کرنا بنتا ہے، اور اس کو یہاں سے نکال دیا گیا. جب نکال دیا گیا تو وہ دبئی پہنچا. جب وہ دبئی پہنچا تو کہا گیا کہ کسی اسٹیبلشمنٹ نے یا کسی نامعلوم ادارے نے دبئی سے نکلوانے کے لیے اس کے اوپر پریشر ڈالا اور دبئی حکومت کو نکال دیا. یہ بھی بالکل بے بنیاد اور جھوٹی بات ہے. جی، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے عمران خان نے کہا کہ جی میں نے کہا تھا کہ وہ چلے جائیں، لیکن ساتھ ساتھ فیصل واوڈا اور مراد سعید کی سٹیٹمنٹس بھی ہیں. خیر یہ تو بعد میں ہی پتہ لگے گا کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا اگر وہ رپورٹ سامنے آئی تو. اول تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہاں پر کچھ بھی ہو جائے پاکستان میں کبھی کسی کا پتہ نہیں لگتا، کہ چاہے وہ لیاقت علی خان سے لے کر اور ہم پہنچے ارشد شریف صاحب تک، کہ کبھی کسی کا پتہ نہیں لگا کہ کن لوگوں نے مارا اور کیوں مارا. خیر ہم آگے چلتے ہیں اور ہم اگلی نیوز کی طرف چلتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جی ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے 1.5 بلین کا جو لون ہے، جو فنڈ ہے، وہ پاکستان کو مل چکا ہے. تو جی بلے بلے ہمارے پاس تو پیسہ ہی پیسہ آ گیا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں، مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں، اور پاکستان کی گورنمنٹ جو اس وقت موجود ہے وہ سب کو مبارکبادی دے رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا ہو گیا، ہمارے پاس یہ فنڈ آ چکا ہے اور کریڈٹ کیا جا چکا ہے پاکستان کے بینک میں. لیکن اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا کہ پاکستان کو آخر اس مصیبت سے نکالیں گے کیسے، کہ ہم بار بار لوگوں سے فنڈز مانگتے رہے اور اس کے بعد اس طرح سے شادیانے بجاتے رہے. آخر ہم خود سے کمانا اور کھانا کب شروع کریں گے؟ یہ خیر بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے اور اس پہ میرا خیال ہے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرے گا. ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی یہ گجرانوالہ میں جو ابھی یو کے پرائم منسٹر بنے ہیں رشی سونک، ان کے لیے مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں گجرانوالہ والوں کی طرف سے، اور ان کا کہنا ہے کہ جی یہ تو ہمارے ہیں، یہ تو ہمارے یہاں سے گئے تھے نا، آپ دیکھ لیجئے. پنجابی بولیے گا، پنجابی بھی بول لیں گے وہ، اور ان کو یقیناً یاد بھی ہوگا کہ گجرانوالہ ہے کہاں. میرے خیال ہے ہو سکتا ہے رشی سونک کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ گجرانوالہ کدھر ہے، لیکن خیر ہمارے یہاں بہرحال مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں، پوسٹر بنائے جا رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو دکھایا، اور اسی قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن چلے کوئی بات نہیں، ہم اچھا ہی کر رہے ہیں نا، کسی کا برا تو نہیں کہہ رہے. اگر مبارکباد ہی دے رہے ہیں تو چلے کوئی بات نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی جو نیوز ہمارے پاس چل رہی ہے اس میں ایک انڈیا کی نیوز بھی ہے، اور وہ یہ کہ جی کورٹ نے، یعنی کہ جو عدالتیں ہیں بھارت کی، انہوں نے کہا ہے کہ جو فیمیل لائرز ہیں وہ عدالت کے دوران جب یعنی عدالت کی سنوائی ہو رہی ہو، کاروائی ہو رہی ہو، اس وقت اپنی زلفیں نہ سنوارا کریں. مطلب وہ حسینہ زلفوں والی، میرے خیال ہے وہ جیسا تھوڑے سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہوں گے، تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہوں گے جب لائرز ایسے کرتی ہوں گی. تو جج صاحب آپ میری بات تو سنیے. تو میرا خیال ہے کوئی اس قسم کی بات ہو جاتی ہوگی، ورنہ کوئی خاص بات نہیں ہے. لیڈیز کو تو عادت ہوتی ہے ایسے بالوں کو سنوارنے کی، لیکن خیر عدالت نے
भारत की कहा है, और ये खबर खैर हमारे यहाँ न्यूज़पेपर में लगी थी, कहाँ तक सही है इसका मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन बहरहाल वहाँ पे ये सुना गया है कि उनकी अदालत ने कहा है कि जी आप जब केस चल रहा हो और आप अदालत में हो तो जो फीमेल लॉयर्स हैं वो बाल नहीं संवार सकती और या बालों में हाथ नहीं फेर सकती। लेकिन ये कि वो ये बात उन्होंने मेल लॉयर्स के लिए नहीं कही, उनके लिए भी कुछ ना कुछ कह देना चाहिए था। खैर बहरहाल हम आगे बढ़े और हम आपको ये बताएं कि जी शेख रशीद साहब का कहना है कि उनकी कोई तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो लॉन्ग मार्च में नहीं आएंगे। खैर ये एक न्यूज़ चली थी दो एक दिन पहले, शेख साहब के सब यही कह रहे थे शेख साहब तो भाग गए, शेख साहब तो भाग गए, शेख साहब दौड़ गए, इस किस्म की बातें की जा रही थी। तो उसके बाद शेख साहब ने एक वीडियो बना के लगा दी और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं जी मैं कहीं नहीं भागा हूँ और मैं इमरान खान के साथ ही जो है वो शामिल होऊंगा और ये जो लॉन्ग मार्च है इसमें शिरकत करूंगा। लेकिन 2 दिन से तो खैर ये शेख साहब की ये इस किस्म की एक ट्वीट तो नहीं, लेकिन ये इस किस्म का उनका स्टेटमेंट चल रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और जिसकी वजह से वो इमरान खान के लॉन्ग मार्च में नहीं जाएंगे। अब इमरान खान साहब जरूर परेशान होंगे कि पहले फैसल वाउडा और अब शेख रशीद साहब, लेकिन शेख रशीद साहब ने एक वीडियो मैसेज में दोबारा से इस बात को क्लियर किया है कि वो इमरान खान के साथ ही हैं और वो उनके साथ ही लॉन्ग मार्च में भी आएंगे। हम वो भी सुना देते हैं डर आपको। जाए माहौल के खूनी मंजर से, उस दौर में जीना लाजिम है जिस दौर में जीना मुश्किल हो। मैं आज ही कल लिबर्टी चौक 11 बजे इमरान खान की लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए लाहौर पहुंच गया हूं, क्योंकि इस्लामाबाद में मेरे लिए हालात बेहतर नहीं थे। सारी कौम से अपील करता हूं कि इस लॉन्ग मार्च को तारीखी और हकीकी तौर पर इस मुल्क की आज़ादी का पेश खैमा बनाया जाए। जोश, जज्बे, हिम्मत, तनतने और दबदबे से इसमें शिरकत की जाए। मैं भी कल 11 बजे लिबर्टी चौक शिरकत करूंगा। आज 5 बजे इस लॉन्ग मार्च की हमायत में और अरशद शरीफ को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज शाम 5 बजे डिफेंस में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, नबी का झंडा बुलंद करेंगे। जी, ये थे शेख रशीद साहब और वैसे इनको तो इस वक़्त चाहिए था कि ये अरशद शरीफ साहब के जनाज़े में आते बजाय इसके कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहाँ पे कोई भाषण देने लगे। बहरहाल हमारे यहाँ लीडर आजकल इसी किस्म के आ रहे हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं, पहले भी इसी तरह की स्टेटमेंट्स इमरान खान साहब की तरफ से भी आती रही हैं। सॉरी, इमरान खान साहब की तरफ से भी इसी किस्म की स्टेटमेंट, वैसे गला तो मेरा भी खराब है, लेकिन खैर मुझे तो वैसे भी खान साहब के उसमें लॉन्ग मार्च में नहीं जाना था। बहरहाल आगे हम चलते हैं और हम आपको अगली न्यूज़ देते हैं और वो ये है कि जी ईरान में एक आदमी 50 साल के बाद नहाया और नहाने की वजह से उस बेचारे की डेथ हो गई। जी हाँ, तो अब हमें समझ आई कि बहुत से लोगों को नहाते हुए मौत क्यों पड़ती है कि जी अगर हम बोले ना जी नहा लो तो वो सोचते हैं यार ईद आ जाए, दिवाली आ जाए, कोई मतलब होली आ जाए, कोई और इवेंट आ जाए, क्रिसमस आ जाए। वैसे क्रिसमस में वैसे ही इतनी ठंड होती है, तो मेरा ख्याल है कि वो जो लोग नहीं नहाते हैं वो मेरे ख्याल है क्रिसमस पे तो हरगिज नहीं आएंगे। उनके लिए यही है कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि कुछ होली आ जाए या कोई इस तरह का कोई गर्मी का थोड़ा सा वेदर हो जाए और फिर वो नहाएंगे। तो बहरहाल ये साहब जो थे ये बेचारे 50 साल से नहीं नहाए थे और उसके बाद ईरान से इनका ताल्लुक था और 50 साल के बाद वो नहाए तो बस फिर आखिरी उनका वो नहाना साबित हुआ, बेचारे उठ गए। तो इसलिए जो लोगों को हम कहते हैं ना बार-बार तंग करते हैं नहा लो, तो अगर उनको कोई इस तरह का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वो ना ही नहाए तो अच्छा है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें कि जैसे मैंने बात की थी मंजूर पश्तीन साहब की, मैं बात कर रही थी, तो मंजूर पश्तीन साहब ने जो बातें की हैं, चाहे वो फौज के खिलाफ हो, चाहे वो उनके इलाके को लेकर हो, चाहे बलूचिस्तान के बारे में हो, चाहे केपीके के बारे में हो, चाहे वो जिस बारे में भी बात करते हैं, उन्होंने इतना कुछ नहीं कहा जितना कुछ इमरान खान साहब अभी तक कह चुके हैं। लेकिन इमरान खान साहब को एक बार भी अरेस्ट नहीं किया गया, जबकि मंजूर पश्तीन को बार बार अरेस्ट कर लिया जाता है। ये एक बहुत अजीब सी बात है और मेरे ख्याल है इसके ऊपर भी जो है एस्टेब्लिशमेंट को स्टेटमेंट देनी चाहिए और बहुत गलत बात है। मंजूर पश्तीन को इस तरह से अरेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे ये हो जाए, चाहे और दूसरे लोग जिनका खास तौर से बलूचिस्तान और केपीके से ताल्लुक है उनके ऊपर, तो उनको तो अरेस्ट ऐसे करते हैं जैसे कोई मसला ही कोई नहीं है और बाकी सबके लिए सोचते रहते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। बहरहाल हम ये भी बताते चलें कि देखें जी ये जप्पियां जो डाल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब एमपीएस से, यानी कि
मोहम्मद बिन सलमान के साथ, और सुना ये है कि जी सऊदी अरब के विजिट पे थे प्राइम मिनिस्टर, और वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने खुद अपनी कार ड्राइव की, तो ये यकीनन इमरान खान साहब को तो बहुत बुरा लगा होगा, बहुत परेशान भी हो गए होंगे कि भाई ये क्या बात हुई, यहाँ पर आए थे तो मैंने कार ड्राइव की थी, लेकिन मैं गया तब तो किसी ने मुझे इस तरह से रिसीव नहीं किया। खैर, शहबाज शरीफ साहब का काफी अच्छा वेलकम किया गया है, और अब उम्मीद करते हैं कि वो वहां से भी कुछ ना कुछ खींच भेज के पैसे से ले आएंगे। मगर फिलहाल उन्होंने जो है वो मोहम्मद बिन सलमान से ये बात की है कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था एक जमाने में, आपको याद है कि मक्के के अंदर जो है वहां पर लोगों ने नारे लगाए थे इनके खिलाफ, PMLN के खिलाफ, जो वहां पे लोग उम्रा करने गए हुए थे मक्का मदीना में, वहां पे शोर मचाया था, उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था। तो शहबाज शरीफ साहब ने रिक्वेस्ट की कि जी उन लोगों को छोड़ दिया जाए, उन लोगों को माफ कर दिया जाए, और ये बात मान के मोहम्मद बिन सलमान ने उन लोगों को जो है कह दिया है कि जी उनको हम रिहा कर देंगे, जेलों से निकाल देंगे। बहरहाल अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ जिन लोगों ने ये सब कुछ किया था उनके लिए भी एक सबक होना चाहिए कि वो आइंदा ख्याल करें, और इस किस्म के नारेबाजी जो है वो किसी भी जगह, चाहे वो मक्का मदीना हो, चाहे वो कोई मंदिर हो, चाहे वो कोई गुरुद्वारा हो या चर्च हो, हर जगह पे एहतराम करें, और किसी की भी इबादत गाह पे जाके इस किस्म की बदतमीजियां ना करें। यहाँ से हम चलते हैं जी, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।